प्रोविंशियल हैल्थ सर्विसेज अथॉरिटी और BC सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल का कहना है कि 1 मिलियन तो वधेरे नैलोक्सिन किट्स नूं साल 2012 तो BC विच शिप किया गया। दस्सिया गया कि इस विच करीब 1/4 तो वध सिर्फ बीते साल ही BC विच लिआंदे गए। इन्हां किट्स की वरतों ओपीओइड ओवरडोज नाल नजिठण लई कीती जांदी है। सूबा सरकार का कहना है कि मैथमैटिकल मॉडलिंग दर्शाउंदी है कि इन्हां किट्स की वरतों कर 3000 तो वधेरे जानलेवा साबित हो सकदियां ओवरडोज के मामलों में जान बच गई सी। यह अंकड़ा जनवरी 2015 तो इस साल मार्च के दरमियान का दस्सिया गया। हालांकि कुछ माहिरां का कहना है कि BC विच लगातार वध रहे ओवरडोज मामलों विचाले सिर्फ एक किट्स ही काफ़ी नहीं हैं। तो दस दईए कि इस साल ओवरडोज कारण हर रोज़ 5 तो वध मौतां होण दे अंकड़े सामने आए हैं। अल्बर्टा के प्रीमियर जेसन कैनी और ब्रायन जीन के दरमियान शब्दी जंग बढ़ती जा रही है। जीन का कहना है कि कैनी नूं प्रीमियर के अहुदे तो अस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो सूबे के नागरिकों दी उम्मीदों ते खरे नहीं उतरे हैं। स्काई प्लेस की बालकोनी से कोविड-19 नियमों की उलंघना करदियां लंच की तस्वीर वायरल होने तो बाद विरोधियों वालों कैनी नूं लगातार अपने निशाने ते लिया जा रहा है। हालांकि प्रीमियर ने अपनी गलती की मुआफ़ी भी मांग ली है, पर फिर भी वो विरोधियों की आलोचना का शिकार हो रहे हैं। ब्रायन ने फेसबुक पर एक पोस्ट जारी करदे लिखा कि अल्बर्टा की भलाई वास्ते जेसन कैनी नूं अपने अहुदे तो अस्तीफा दे देना चाहिए। उधर कैनी ने अपनी आलोचना का जवाब दिंदे आख्या कि शायद वाइल्डरोज नेता ये भुल चुके हैं कि 2017 में UCP लीडरशिप की दौड़ में उन्होंने को हारे सन। जीन वालों फेसबुक पर पोस्ट शेयर करने तो कुछ देर बाद ही कैनी ने कोविड-19 नियमों की उलंघना वास्ते मुआफ़ी मंगी सी, पर आलोचकों का मनना है कि कैनी ने मुआफ़ी सिर्फ इसलिए मंगी है क्योंकि उन्होंने लग रहा है कि हुण मामला उन्होंने भारी पै जाएगा। इस तो पहला कैनी मीडिया सामने अपना और अपने साथियों का बचाव करते नज़र आ रहे सन। सोमवार तो पहला वो यही कहते सन कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, जदों कि तस्वीरों में साफ सी कि कैनी ने अपनी सरकार द्वारा लगाए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़िया। यह मुआफ़ी कैबिनेट के 2 मैंबर कल्चरल मंत्री लीला अहीर और कम्यूनिटी सेवा मंत्री राजन सानी के दबाव तो बाद आई, जिन्होंने इस मामले में बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए मुआफ़ी लिए दबाव बनाया सी। पर सब तो महत्वपूर्ण गल जो सोमवार को हुई वो ये है कि कैलगरी फिश क्रीक के विधायक रिचर्ड गैटफ्राइड ने UCP के कैलगरी कॉकस के प्रधान के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। गैटफ्राइड ने फेसबुक पर कहा कि मुख अहुदा छड्डण दे नाल मैनूं सिद्धांत, नैतिकता और सरकार संचालन के मामलों पर खुल के बोलने की सुतंत्रता मिलेगी। जदों गैटफ्राइड नूं पूछा गया कि कोविड-19 नियमों नूं तोड़न ते तुहाडे बॉस टाइलर शैड्रो और जेसन निक्सन नूं अस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने आख्या कि तुहाडी टिप्पणी नूं मैं चंगी तरह समझदा हाँ और अल्बर्टन्स नूं बहुत उम्मीदां हन और उन्हां नूं इह करना चाहिए। इस हफ्ते प्रोविंशियल सिस्टम राही होर ओंटेरियो वासी कोविड-19 वैक्सीन की अपनी दूजी डोज बुक करवा सकेंगे। 70 साल और इस तो वध उम्र के लोगों के नाल जिन्होंने लोगों ने 18 अप्रैल को या इस तो पहला अपनी mRNA वैक्सीन की पहली डोज लगाई होगी, वो प्रोविंस के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल उत्ते या फोन लाइन राही मास इम्यूनाइजेशन क्लीनिक उत्ते अपने दूजे शॉट लिए बुकिंग करवा सकेंगे। लोग अपने बुकिंग सिस्टम की वरतों करने वाली पब्लिक हैल्थ यूनिट्स राही भी बुकिंग करवा सकेंगे। यॉर्क रीजन पहली अजिही पब्लिक हैल्थ यूनिट बन गई है जो कि 70 साल और इस तो वध उम्र के लोगों की अपॉइंटमेंट स्वीकार कर रही है। जिन्होंने 12 हफ्ते पहला एस्ट्राजेनेका का टीका लगवाया सी, वो प्रोविंशियल सिस्टम राही mRNA की दूजी डोज बुक करवा सकते हैं। पिछले हफ्ते प्रोविंस ने अपने सिस्टम को अपडेट करते हुए एस्ट्राजेनेका की पहली डोज लैन वालों दूजी डोज के लिए फाइजर, मोडर्ना या एस्ट्राजेनेका के विचों किसी एक की डोज लैन लई आख्या सी। योग ओंटेरियो वासी सैकेंड डोज देने वाली फार्मेसीज या प्राइमरी केयर सैटिंग स्कूल भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो कैनेडा में मई महीने गई 68,000 नौकरियों के विचों लगभग अद्धियां ओंटेरियो में सन। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा के ताजे लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार पिछले महीने ओंटेरियो में 32,000 नौकरियां गई। इस नाल प्रोविंस की बेरोजगारी दर 9.3% उत्ते पहुंच गई है। रोजगार के गए नवे मामलों के अप्रैल के महीने नालों 0.3% का वाधा दर्ज किया गया। तो इस तो पहला अप्रैल के महीने 1,53,000 नौकरियां गई सन। इस सर्वेखण में 9 मई तो 15 मई तक के समय मिसाल वजों लिया गया। एक हफ्ते का समा वो अरसा है जिस दौरान ओंटेरियो में स्टे एट होम ऑर्डर जारी सन। स्टे एट होम ऑर्डर्स के कारण गैर जरूरी कारोबार बंद हो गए सन। इन परसन डाइनिंग ते रेस्टोरेंट ते बार्स में इन परसन सर्विसेज उत्ते रोक सी। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा का कहना है कि लॉकडाउन हुक्मां कारण ओंटेरियो ते नोवा स्कोशिया में रोजगार के मामले काफ़ी घटे हैं। ओंटेरियो में खत्म हुए रोजगार के मामलों में 23,000 पार्ट टाइम जबकि 9,000 फुल टाइम रोजगार के मौके खत्म हुए। बहुता नुकसान रिटेल, ट्रेड, इन्फॉर्मेशन, कल्चर, मनोरंजन के नाल उत्पादन और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी होया।
ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਨਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਟੋ 30 ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ 2030 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ, ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। We agree that in a more competitive world we need to strengthen NATO, and we face security challenges which no ally can face alone. So therefore we need to stand together in NATO. A strong NATO is good for Europe, but it's also good for the United States. No other major power has so many friends and allies as the United States has in NATO. So I look forward to welcoming President Biden to Brussels. We had a very good discussion, and I look forward to have him and all the other NATO leaders at the NATO summit in a few days' time. Dialogue with Russia is not a sign of weakness. We are strong, we are united, and then we can talk to Russia, and we need to talk to Russia partly to strive for a better relationship, but even if we don't believe in a better relationship with Russia, we need to manage a difficult relationship with Russia. Arms control, transparency, risk reductions, all of these issues are important. What is your biggest challenge going into the summit? I think the biggest challenge is that we live in a much more unpredictable world, and we see much more global competition. So we need to be prepared for a wide range of different challenges and threats at the same time. A more assertive Russia responsible for aggressive actions against neighbors. China coercing neighbors and investing heavily in new military capabilities. Cyber threats, we see more sophisticated and frequent cyber attacks against the NATO allies, including, as we have seen here in the United States recently. So it is the fact that we have a much more complex and unpredictable security environment that makes it even more important to have strong international institutions. In an age of global competition, we need to strengthen NATO, and that was the message from the president. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। CDC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ਼ੇਲ ਵਾਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 379 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪਕੜ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ। Yesterday, CDC reported just over 10,000 new cases of COVID-19. Our 7-day average is 13,277 cases per day, and this represents yet another decrease of nearly 30% from the prior 7-day average. But most importantly, a 94% decrease from COVID-19 cases since January of this year. And the first time that the 7-day average of cases has been less than 15,000 since March 27th, 2020.
In other good news, the 7-day average of new hospital admissions is just a bit over 2,200. That is a decrease of 83% in hospitalizations since January 9th of this year, when we peaked at over 16,500 average daily admissions. And finally, the 7-day average of daily deaths remains at 379 per day. What I'm going to do right now is spend the next couple of minutes talking to you about a subject that has gained a lot more attention over the last few days, and that has to do with the variants in general, but particularly in the variant which we now refer to as Delta. In the UK, the Delta variant is the rapidly emerging as the dominant variant, greater than 60%. It is replacing the B.1.1.7. We cannot let that happen in the United States, which is such a powerful argument to underscore what Dr. Walensky said. To get vaccinated, particularly if you had your first dose, make sure you get that second dose. And for those who have been not vaccinated yet, please get vaccinated.